ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स की तरफ आ गए हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट्स भी, ठीक है। इसकी क्या स्टेटमेंट है? सेट्रस पेरेबिस यानी कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट when additional units of variable factor of production are applied on fixed factor of production and proportionate increase, what happens? Proportionate increase in total output occurs and it's known as law of कांस्टेंट रिटर्न्स। यानी आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से और एज अ रिज़ल्ट आपकी टोटल आउटपुट प्रोपोर्शनेटली एक हिसाब से बढ़ती रहे, जैसे कह लो 10% बढ़ती रहे या 20% कंसिस्टेंटली चेंज होती रहे, और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। तो इसकी अजम्पशंस क्या हैं? देयर इज़ नो इंक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी आपके रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आ रही। देर इज़ नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपकी फैक्टर मार्केट, ये जो पहले भी एक उसमें आया है, फैक्टर मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, वहाँ पर आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमतों में कोई कमी नहीं है या कोई चेंज नहीं है। सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, उनकी सप्लाई में कोई इशू नहीं है। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ नॉट डिविजिबल, आपने जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स्ड रखना है वो डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर लैंड की एग्जांपल है तो वो डिविजिबल नहीं है। और प्रोडक्टिव सर्विसेज आर नॉट फिक्स्ड, यानी कि आपकी ऐसा नहीं है कि आपके कोई इजाफा ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ इजाफा होगा, वो फिक्स्ड नहीं है, सही। अच्छा, अब इससे हम अंडरस्टैंड करते हैं एक टेबल की मदद से। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है जो मैंने कहा, लेट्स से लैंड आपका 25 एकर्स था, ये आपका फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आराम से आप यहाँ 25 की जगह 10 लिख लें, जैसे पिछले एग्जांपल्स में लिखते रहे, इट मेक्स नो डिफरेंस। और लेबर जो है, जो पर लेबर मुझसे 300 रुपीज़ चार्ज हो रहा है, वो वेरिएबल फैक्टर है। अब हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि अब जितना मैंने लेबर में इजाफ़ा किया उस तरफ टोटल प्रोडक्ट में प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ होती गई, 10% ही बढ़ता चला गया। तो आप यूँ भी लिख सकते हो 10, 20, 30, 40, 50। मैंने, क्योंकि उस सब में 10-10 का गैप आएगा, मैंने जो यहाँ लिखा हुआ है वो है 50, 100, 150, 200, 250, तो सब में गैप क्या है? 250 का है। टोटल से मार्जिनल निकाला हुआ है, मार्जिनल और इनका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो वो ज़ाहिर है सब में 50-50 का गैप है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? 50 है, डिवाइडेड बाय 1, हर स्टेज में 1 पे ही डिवाइड होगा। एवरेज प्रोडक्ट जो है वो टोटल प्रोडक्ट को हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ लेबर पर, तो वो भी हर स्टेज पर 50 ही आएगा। 50 डिवाइड बाय 1, 100 डिवाइडेड बाय 2, 150 डिवाइड बाय 3, तो ये तमाम आपका ये सारा 50 आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट हमने निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट का भी फॉर्मूला पिछली 2 केसेस में मैं बड़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइस पर यूनिट को, जो कि 300 रुपये है, डिवाइड करना है हमने 50 पे, तो 300 भी कांस्टेंट और 50 भी कांस्टेंट, तो ये हमारा थ्रू आउट आ जाएगा 6। अब यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने पहले कौन सा ड्रॉ करना होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट। तो आप देखें फर्स्ट लेबर पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट है 50, सेकंड पे भी 50, थर्ड पे भी 50, फोर्थ पे भी 50, फिफ्थ पे भी 50। तो ये मेरा ज़रा इस तरह आना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, ऐसे। तो ये है आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट। अब अगर मैं एवरेज प्रोडक्ट ड्रॉ करूं तो वो भी यही पॉइंट्स आएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व ही मेरा एवरेज प्रोडक्ट कर्व है, ठीक है। ये ही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स है कि आपकी फिक्स्ड फैक्टर पर लेबर को ज़्यादा किया जाए तो बाय चांस आपकी टोटल प्रोडक्ट में इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज आए, तो रिज़ल्ट आपका क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट भी बड़ी एग्जैक्ट अमाउंट से बढ़ रही है, लेकिन उसके नतीजे में मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे और वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसी लॉ को अगर मैंने लॉ ऑफ
कांस्टेंट रिटर्न्स की लिए एक्सप्लेन करना हो तो आप देखें हर लेबर पर मेरे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 6 है, तो वो भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है मार्जिनल कॉस्ट की। ठीक हो गया। तो ये था आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स या लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट्स। ठीक है। अब अगर मैं आपको आपकी बुक में एक चीज़ दिखाना चाहूँगी जी, आई होप ये आप लोगों को यहाँ पर नज़र आएगा। ये जो मैंने आप लोगों को 3 लॉज अलग से दिखा दिए और हर लॉ के साथ मैंने आपको बता दिया कि इनको ट्रांसलेट हम कर सकते हैं लॉ ऑफ कॉस्ट्स में भी। अच्छा, ये बड़ा एक फेमस सा ऑब्जेक्टिव है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स कैन बी ट्रांसलेटेड एज, तो अब ये आपको पता चल गया कि दे कैन बी ट्रांसलेटेड एज लॉ ऑफ कॉस्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैंने अलग अलग आपको बताया कि जब रिटर्न्स आपके बढ़ रहे होते हैं, कॉस्ट्स आपकी गिर रही होती हैं। जब आपके रिटर्न्स कांस्टेंट हो जाते हैं तब कॉस्ट भी आपकी कांस्टेंट हो जाती है। जब आपके रिटर्न्स सॉरी, मुझे यहाँ उल्टा बोलना चाहिए था, जब आपके मार्जिनल रिटर्न सॉरी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। जब आपके रिटर्न्स कांस्टेंट होते हैं तब आपकी कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है। जब आपके टोटल रिटर्न्स ड्रॉप करें, यानी आपकी टोटल प्रोडक्ट में कमी आ रही हो, तब आपकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है। तो ये आपने देखा कि ये आपके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये जो 3 चीज़ें मैंने अलग अलग आपको बताई वो आपकी बुक में उन्होंने कंबाइन कर दी। तो ये पोर्शन जो है ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, यानी जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट्स। ये पोर्शन क्या है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, जो ट्रांसलेट हो जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट्स में। ये पोर्शन जिसमें आपकी मार्जिनल कॉस्ट राइज हो रही है, ये क्या है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाना था कि वही चीज़ आपकी किताब में हुई हुई है। मैंने 3 अलग टेबल्स में करके आपको समझा दिया, यहाँ पर एक ही टेबल में वो बात बताई गई है। मैंने ये 3 पार्ट्स में आपको समझाया, यहाँ पे उन 3 पार्ट्स को कंबाइन किया गया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से भी इसको प्रिपेयर करना चाहें। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस।